बारिश में बेघर ससुराल वालों का ट्रेन घर। मम्मी जी, आप कभी चिंता मत करिएगा, ये निकम्मी देवरानी काम आए या ना आए, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। शोभा बहू, एक तेरे सिवा कौन ही है जो मुझे समझे। तू ही तो है जो समझती है, वरना आरती का बस चले तो खाने में जहर दे दे। अम्मा मम्मा कहाँ हो? देखो ना, ये चाची ने आज फिर से खाना कैसा बनाया है। अब क्या कर दिया इसने कम्मी आरती ने। शोभा और संगीता बाहर जाती हैं, जहां देखते हैं कि पिंटू गुस्से में बैठा है। क्या हुआ बेटा? चाची को खाना बनाने का भी ढंग नहीं है। देखो तो दाल में कितना पानी है और चावल में पानी कम, चावल कच्चे हैं। देवरानी जी, इतने साल हो गए आपको इस घर में आए हुए, अब तो सुधर जाओ। आपकी वजह से घर में सब परेशान रहते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। दाल और चावल देखकर सबका मूड खराब हो चुका था। आरती, अब तेरी इस लापरवाही की आदत हो गई है, अपनी आदत सुधार ले। तेरी वजह से अन्न की कितनी बर्बादी होती है। भगवान का दिया हुआ खाना भी तू संभाल कर नहीं बना सकती, रोज गलती कर देती है। अरे ये कोई दाल है? दाल तो हमारे जमाने में बनती थी, ऊपर से घी का तड़का, लहसुन की खुशबू और स्वाद ऐसा कि 4 रोटी ज्यादा खा लो। आज तो किस्मत में बस ये पानी वाली दाल ही लिखी है। बस करिए जी, बड़े आए अपनी जमाने की दाल याद करने वाले। जब से इस घर में आई हूँ तब से गरीबी ही देखी है मैंने। बात करते हैं जैसे रोज शाही दावत उड़ाते थे। अरे मैं तो बस। आप चुप रहिए, अपनी कहानी मत सुनाइए। और तू बहुत जल्दी सुधर जा, तेरे कारण घर का राशन समय से पहले खत्म हो जाता है। मेहनत से कमाया पैसा ऐसे पानी में बहाया जाता है क्या? मम्मी जी, मैंने तो सब बराबर ही डाला था। पता नहीं चावल में पानी कम और दाल में ज्यादा कैसे हो गया, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। भाभी, शायद गलती से आपने दाल में 2 बार पानी डाल दिया होगा और चावल में डालना भूल गई होंगी। इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनकी लापरवाही अब नई बात नहीं रही। सबके ताने सुनकर आरती की आंखें भर आईं। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम होती ही आरती फिर रसोई में रात के खाने की तैयारी करने लगी। पहले आटा लगा देती हूँ, फिर सब्जी बना लूंगी। तभी शोभा रसोई में आती है। देवरानी जी, पापा जी चाय मांग रहे हैं, जल्दी से चाय बना दो। दीदी, मैं अभी आटा लगाने जा रही हूँ, आप प्लीज चाय बना दीजिए, मैं तब तक बाकी काम कर लेती हूँ। नहीं, मुझे दोनों बच्चों का होमवर्क करवाना है, उनका पढ़ना जरूरी है। तुम पहले चाय बनाकर पापा जी को दे दो, फिर आराम से आटा लगा लेना। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ। आरती चाय बनाकर माधव जी को दे आती है। अरे वाह, बहू चाय तो अच्छी बनाई है। धन्यवाद पापा जी। आरती वापस रसोई में पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या, पूरे आटे में इतना पानी किसने डाल दिया? आटा पूरी तरह गीला होकर लपसी जैसा बन चुका था। हे भगवान, फिर से नहीं करतूत, आटे में इतना पानी, इसी तरह अन्न की बर्बादी करती रहती है। अरे ये तो पूरी लपसी बन गई। लपसी तो हमारे जमाने में। बस करिए, बड़े आए लपसी खाने वाले। कभी जिंदगी में लपसी की शक्ल भी देखी होगी? अच्छा ठीक है। देवरानी जी, आखिर कब सीखोगी? इतनी सी बात भी समझ नहीं आती कि आटे में कितना पानी डालना होता है। दीदी, मैं सच कह रही हूँ, जब मैं चाय देने गई थी तब आटा बिल्कुल ठीक था। अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। उसी समय काव्या अपना मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। गाइस, देखो मेरी भाभी ने आज क्या ही स्यापा किया है। पूरे आटे में इतना पानी डाल दिया है कि आटा नहीं लपसी बन गई। कमेंट करके बताओ, क्या आपकी भाभी भी ऐसी है? काव्या, प्लीज वीडियो मत बनाओ। अरे भाभी, मेरे फॉलोअर्स को असली कंटेंट पसंद है। आधी रात को आरती अपने कमरे में बैठी रो रही थी। पता नहीं जी, मेरे सारे काम कैसे बिगड़ जाते हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ उतनी ही गलत ही हो जाती है। आरती, थोड़ा और ध्यान से काम किया करो। अगर काम सही होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। घर वाले बेवजह नहीं डांटते। ठीक है जी, अब मैं हर काम बहुत ध्यान से करूंगी। अगले दिन से आरती हर काम सावधानी से करने लगी। कई दिन बाद घर का राशन खत्म हो गया। आरती, ये पैसे ले और पूरा राशन लेकर आ। जी मम्मी जी। राशन लेकर लौटते ही आरती झूठा बर्तन धोने में लग गई। तभी शोभा मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देखती है। ननद जी, एक काम करो, जरा राशन का हिसाब लगा लो, पता चल जाएगा सब सामान पूरा आया है या नहीं। हाँ भाभी, अभी देखती हूँ। जैसी काव्या बैग में हाथ डालती है, उसे अंदर से एक नई साड़ी दिखाई देती है। अरे वाह भाभी, भाभी चोरी चोरी नई साड़ी भी खरीद लाई। काव्या तुरंत मोबाइल ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। गाइस, आज का नया खुलासा देखिए। मेरी भाभी राशन लेने गई थी, लेकिन साथ में चुपके से नई साड़ी भी ले आई। लगता है भाई के पैसे खूब बढ़ाए जा रहे हैं। वीडियो सुनते ही संगीता गुस्से में वहां पहुंच जाती है। काव्या की आवाज सुनते ही संगीता और घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं।
ये क्या सुन रही हो मैं आरती? चोरी छिपे साड़ी खरीदने लगी? बेटा, घर में ऐसे नहीं चलता। वैसे भी हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, ऊपर से तू अगर इस तरह से पैसे उड़ाएगी तो कैसे गुजारा होगा? मम्मी जी, मैंने सच में कोई साड़ी नहीं खरीदी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मेरे झोले में कैसे आ गई। माँ जी देख लीजिए, मैं तो 1 रुपया भी बिना पूछे खर्च नहीं करती। और इनको देखिए, राशन लेने गई थी लेकिन अपने लिए नई साड़ी भी ले आई। अब अगर आज नहीं रोका तो आगे न जाने क्या क्या करेगी। बात तो सही कह रही है शोभा। अरे बहू, अगर खरीदनी थी तो बता देती, छिपाने की क्या जरूरत थी? पापा जी, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये साड़ी नहीं खरीदी। गाइस देख रहे हो ना, पहले आटे का स्यापा, अब चोरी छिपे शॉपिंग। कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? बहुत हो गया, ये साड़ी मैं रख रही हूँ। मम्मी, मुझे भी बहुत पसंद आई है। अगर आप कहे तो मैं रख लूं? हाँ हाँ, तू ही रख ले, तेरी शादी में काम आएगी। मम्मी जी लेकिन एक शब्द भी मत बोलना। सब लोग वहां से चले जाते हैं। शोभा भी अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। इतनी सुंदर साड़ी काव्य को मिल गई। अगर थोड़ा और इंतजार करती तो शायद मेरे पास होती। कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती हर काम बहुत संभल कर करने लगी थी, फिर भी किसी न किसी वजह से उसे डांट पड़ी जाती। आरती, ये डिब्बा ठीक से बंद क्यों नहीं किया है? पता नहीं कब समझ आएगी तुझे जिम्मेदारी। मम्मी जी, अभी बंद कर देती हूँ। काव्या फिर मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगती है। हेलो गाइस, आज भी मेरी भाभी ने नया कारनामा कर दिया। मम्मी को फिर से गुस्सा दिला दिया। सच बताऊं, इसके बिना हमारे घर में कंटेंट ही नहीं बनता। काव्या प्लीज मेरी वीडियो मत बनाया करो। अरे भाभी, मेरे फॉलोअर्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। एक दिन आरती बिजली और पानी का बिल भरने सरकारी दफ्तर जाती है। अरे बहू, यहाँ कैसे? नमस्ते चाची जी, बस बिजली और पानी का बिल भरने आई थी। अच्छा, घर में सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। बेटा, चेहरा तो कुछ और कह रहा है। खैर, अपना ध्यान रखना। जी चाची जी। आरती बिल भरकर घर लौट आती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह संगीता के सिर में तेज दर्द हो रहा था। आरती, जरा बाम ला दे, सिर फटा जा रहा है। मम्मी जी, मेरे कमरे की श्रृंगारदानी में रखा है, आप निकाल लीजिए। मैं भी गैस के पास खड़ी हूँ। ठीक है, मैं खुद ले आती हूँ। संगीता आरती के कमरे में जाती है और श्रृंगारदानी का ड्रॉर खोलती है। ये क्या है? बाम के नीचे कुछ कागज रखे हुए थे। संगीता उन्हें निकाल कर देखने लगती है। अरे, ये प्रॉपर्टी के कागज है। अगले ही पल वो गुस्से में कागज लेकर बाहर आती है। आरती, इधर आ। जी मम्मी जी, क्या हुआ? ये क्या है? तू सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने तो ये कागज पहली बार देखे हैं। अभी भी झूठ बोलेगी? अरे माँ जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। माँ, ये तो प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट पेपर्स लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गाइस, आज तो बहुत ही बड़ा खुलासा हो गया। पहले साड़ी, अब प्रॉपर्टी के पेपर्स। लगता है मामला कुछ सीरियस है। काव्य प्लीज वीडियो बंद कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। दोस्तों, आप ही बताइए, अगर किसी के कमरे में ऐसे पेपर्स मिले तो शक होगा या नहीं? आज तक तेरी हर गलती माफ की, लेकिन इस बार नहीं। जो बहू इस घर में फूट डालने की कोशिश करे, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। संगीता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आरती, आज तक मैंने तेरी हर छोटी बड़ी गलती को ये सोचकर माफ किया कि एक दिन तू सुधर जाएगी, लेकिन आज तो मेरे सामने जो आया है, उसके बाद तुझे इस घर में रखने का सवाल ही नहीं उठता। जो बहू घर की प्रॉपर्टी पर नजर रखे, वो इस परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। मम्मी जी, भगवान की कसम, मैंने ये ऐसे कोई कागज नहीं बनवाए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मेरी श्रृंगारदानी में कैसे आए हैं। माँ जी, मुझे तो पहले से शक था। पहले राशन में गड़बड़ी, फिर साड़ी, अब प्रॉपर्टी कागज। इतनी सारी बातें एक साथ कैसे हो सकती है? माँ, बात सच में बहुत बड़ी लग रही है। बहू, अगर तूने कुछ नहीं किया तो ये कागज तेरे कमरे में आई कैसे? पापा जी, मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। काव्या फिर से मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। गाइस, आज हमारे घर में बहुत बड़ा ड्रामा हो गया है। मेरी भाभी के कमरे से प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले, पूरा परिवार हैरान है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आपके घर में ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? काव्या, मेरी हालत का मजाक मत बनाओ, वीडियो बंद कर दो प्लीज। मैं तो बस जो हो रहा है वही दिखा रही हूँ। अब 1 मिनट भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ, निकल जाए यहाँ से। माँ जी, कम से कम नीरज जी के आने तक तो रुक जाइए। एक बार उनसे बात कर लीजिए। नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं करना है, फैसला अभी होगा। माँ जी, ऐसे लोगों पर दया करने का कोई फायदा नहीं होता। बेटा, इस बार मैं भी तेरी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। मामला बहुत गंभीर है।
पापा जी आप भी। आरती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। मैंने इस घर को हमेशा अपना घर माना, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मुझसे अगर काम में गलती हुई तो उसकी सजा दीजिए, लेकिन ऐसा इल्जाम मत लगाइए जो मैंने नहीं किया है। बस अब और एक शब्द नहीं। संगीता अलमारी से आरती का बैग निकालकर उसके सामने रख देती है। अपना सामान रख और चली जा। मम्मी जी, मेरा 6 साल का बेटा मोनू। अब नीरज आएगा, वही फैसला करेगा। अभी तो अकेली जाएगी। मुझे मेरे बेटे से भी अलग कर दोगे? शोभा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। माँ जी, मेरा दिल तो बहुत दुख रहा है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि घर में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। काव्या एक बार फिर कैमरा ऑन करती है। गाइस, अभी अभी बहुत बड़ा फैसला हुआ है। मम्मी ने भाभी को घर से जाने के लिए कह दिया है। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। दीदी, कम से कम आप ही कह दीजिए कि मुझे एक मौका दे दे। देवरानी जी, अब बात मेरे हाथ में नहीं है। माँ जी का जो फैसला है वही होगा। संगीता आगे बढ़ती है, दरवाजे की ओर इशारा करती है। निकल जा मेरे घर से। आज से इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है माँ जी, अगर अब आपको सबको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक दिन सच जरूर सामने आएगा। भगवान करे जो सच हो वही सामने आए। आरती भारी कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वो चुपचाप भीगते हुए सड़क पर आगे बढ़ती जाती है। उधर घर में सब आरती की बातों से परेशान थे। उधर शोभा अपने कमरे में जाकर किसी को फोन लगाती है। हाँ, पहला काम हो गया। बस अब थोड़ा सा और इंतजार करो। काव्या ब्लॉग बनाते हुए उधर से गुजरती है। गाइस, मुझे लग रहा है कि शोभा भाभी किसी से बात कर रही थी। जैसे ही मैं आई उन्होंने फोन रख दिया। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ आरती मोनू का हाथ पकड़कर बारिश में भटक रही थी। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। थोड़ा सा और चलो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते आरती रेलवे लाइन के पास पहुंचती है। जब बिना गलती के भी कोई विश्वास ना करे तो जीना कितना कठिन हो जाता है। वो बेध्यान होकर पटरी किनारे चलने लगती है। उसी समय नीरज घर पहुंचता है। माँ, आरती कहाँ है? उसे घर से निकाल दिया। उसने हमारा भरोसा तोड़ा है। नहीं, मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। नीरज आरती को हर जगह ढूंढता है, लेकिन आरती कहीं नहीं मिलती। तभी वो ढूंढते हुए रेलवे लाइन तक पहुंचता है और आरती को देखता है। नीरज दौड़ते हुए बोलता है, आरती पीछे हटो। सिग्नल हरा हो चुका था। ट्रेन तेजी से पास आ रही थी। मोनू, इधर आओ। नीरज दोनों को सुरक्षित किनारे खींच लेता है। कुछ ही पल में ट्रेन गुजर जाती है। तुम्हें अंदाजा भी है क्या हो सकता था? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सबने मुझे दोषी मान लिया है। अब हम नई शुरुआत करेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं। दोनों कई जगह किराए का घर ढूंढते हैं, लेकिन कोई कमरा नहीं मिलता। उधर देखो, पटरी के पास पुरानी रेल की बोगी पड़ी है। अभी हमारे पास यही सहारा है। बोगी में धूल और मिट्टी भरी थी। बारिश का पानी इकट्ठा करती हूँ, इसे साफ कर लेते हैं। मैं भी साथ देता हूँ। दोनों मिलकर पूरी बोगी साफ करते हैं। मम्मा, अब तो ये घर जैसा लग रहा है। हाँ बेटा, आज से यही हमारा घर है। अगले दिन से नीरज काम पर जाने लगा। थोड़े थोड़े पैसे आने लगे और गुजर बसर होने लगी। उधर शोभा रोज संगीता की खूब सेवा करती। मम्मी जी, पहले तेल लगा देती हूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी। बेटा, एक आरती थी जो कुछ नहीं करती थी, और एक तू है जो हर समय मेरी सेवा करती है। रात को शोभा फिर कमरे में जाकर फोन करती है। बस अब प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है। अगले दिन काव्या अपना मोबाइल कमरे में भूल जाती है। अरे, मेरा मोबाइल! अंदर शोभा फोन पर बात कर रही होती है। काव्या को देखते ही वो तुरंत फोन काट देती है। कुछ चाहिए था? नहीं, बस मोबाइल लेने आई थी। कुछ दिन बाद शोभा फिर संगीता के पास बैठती है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देनी चाहिए। आपने देखा ना आरती ने क्या किया था। अगर देर हुई तो सब हाथ से निकल जाएगा। बहू, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पर है। ठीक है, मैं सब तेरे नाम कर देती हूँ। अगले दिन कागजों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। शोभा मन ही मन, आखिरकार सब मेरा हो गया। उसी शाम शोभा का व्यवहार बदल जाता है। बहू, खाना नहीं बनाना क्या? अब मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। बहू, ये कैसी बात है? ये घर अब मेरा है। आप सब यहाँ से चले जाएंगे। बेटा, तू मजाक कर रही है ना? नहीं, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। शोभा अपने सास ससुर का सामान घर से बाहर फेंक देती है। गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस भाभी को हम सबसे अच्छी समझते थे
वही हमें घर से निकाल रही है। पता नहीं अब आगे हमारा क्या होगा। काव्या, कैमरा बंद कर। ऐसी हालत में तुझे मजाक कैसे सूझ सकता है। तेज बारिश में संगीता, माधव और काव्या सड़क पर आ जाते हैं। अरे रईसी के दिन भी क्या दिन थे। सब लोग हमारे घर दावत खाने आते थे और आज देखो मंदिर के बाहर बैठकर रोटी का इंतजार करना पड़ रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आरती को बिना जाने घर से निकाल दिया। माँ, सब शोभा भाभी की वजह से हुआ। आरती भाभी ऐसी नहीं थी। पहले अमीर से गरीब हुए, अब गरीब से भी बदतर हो गए। लगता है अब भीख मांग कर ही पेट भरना होगा। कई दिनों तक तीनों मंदिरों और फुटपाथों पर रात गुजारते हैं। गाइस, जिंदगी एक पल में ही बदल जाती है। आज समझ आया कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मंदिर के बाहर आरती की नजर संगीता, माधव और काव्या पर पड़ती है। माँ जी, पापा जी, बहू हमें माफ कर दे। पहले चलिए, बारिश में मत बैठिए, घर चलिए। बेटा, जिसे हमने ठुकराया वही आज हमारा सहारा बन गई। तेज बारिश हो रही थी। आरती अपने सास ससुर और नंद को रेल की बोगी वाली घर में लेकर आती है। मम्मी जी, पापा जी, पहले आप लोग इस छोटे से वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लीजिए। बारिश में भीग गए हैं, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। बहू हमें माफ कर दे। बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तीनों नहाकर साफ कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। भाभी, इतने छोटे से घर में भी आपने सब कितनी अच्छी तरह जमा रखा है। घर बड़ा नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। आरती बर्थ के पास बने छोटे से किचन में दाल चावल बनाने लगती है। मैं सब संभालता हूँ, तुम आराम से खाना बना लो। बस 10 मिनट, खाना तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अरे वाह, क्या स्वाद है। बहू, ऐसा खाना तो हमने हमारी अमीरी में भी नहीं खाया था। सच कहूँ बहू, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। हमने तो कभी तेरे हाथ का ऐसा खाना खाया ही नहीं। मम्मी जी, मैं हमेशा ऐसा ही खाना बनाती थी। पता नहीं कौन हर बार गड़बड़ कर दिया करता था। भाभी, मुझे पूरा यकीन है, ये सब शोभा भाभी करती थी। पहले आपके साथ, फिर हमारे साथ भी। नहीं काव्या, बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जो हो गया उसे भूल जाओ। खाना खत्म होते ही काव्या अपने मोबाइल निकाल कर ब्लॉग बनाने लगती है। गाइस, आज मैं आपको हमारे नया घर दिखाती हूँ। हम लोग रेल की बोगी में रहते हैं। ये देखिए, यह हमारी सोने की जगह है और ये मेरी भाभी का एक छोटा सा किचन। यहीं पर इतना स्वादिष्ट खाना बनता है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। अगले कुछ दिन तक आरती पूरे मन से बोगी की साफ सफाई करती रहती है। रोज सफाई होगी तो घर हमेशा अच्छा लगेगा। मम्मा, मैं झाड़ू लगाऊं? हाँ बेटा, लेकिन धीरे धीरे। रात में तेज बारिश होने लगती है। खिड़कियों से पानी अंदर आने लगता है। पानी अंदर आ रहा है। मैं प्लास्टिक की पन्नी लगा देती हूँ। कुछ ही देर में वो सारी खिड़कियां ढक देती है। गाइस, ये है हमारा जुगाड़ वाला घर। खिड़की खुली है लेकिन बारिश नहीं आएगी। मेरी भाभी हर परेशानी का हल निकाल लेती है। दूसरी तरफ शोभा के घर के माहौल बदल चुका था। शोभा, तुम्हें मम्मी पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। राजीव बाहर चला जाता है। शोभा तुरंत अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ है। अब पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे बेटे की होगी। अब 2 हिस्से नहीं होंगे। शाबाश बेटी, यही समझदारी है। राजीव दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन लेता है। तो ये सब पहले से प्लान था। इधर रेल की बोगी में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। ये लो, आज की मजदूरी। आधे पैसों से घर चलेगा, बाकी बचत करेंगे। बहू, इतनी मुश्किल में भी तू बचत कर रही है। बुरे समय में बचत ही सबसे बड़ा सहारा होती है। आरती रोज माधव जी की दवा और खाने का पूरा ध्यान रखती। पापा जी, पहले दवा खा लीजिए। अरे बहू, हमारी रईसी में भी किसी ने इतना ध्यान नहीं रखा जितना तू रख रही है। सच कह रहे हैं, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। सुबह का समय था। रेल की बोगी वाले घर में सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आज मैंने छोले पूरी बनाई है। बताइए कैसी बनी है? अरे वाह वाह बहू, क्या स्वाद है। हमारी अमीरी में भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना। रईसी के दिनों में बड़े बड़े रसोइये आते थे, लेकिन तेरे हाथ का स्वाद सबसे अलग है। बहू, मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमने कभी तेरे हाथ का इतना अच्छा खाना क्यों नहीं खाया। अब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ खेल खेला गया है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आरती बहुत अच्छा खाना बनाती है। भाभी, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? क्यों ना इसी रेल की बोगी में हम छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू कर दे। आपका खाना खाने लोग दूर दूर से आएंगे।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात कही। रोहिणी के समय हम लोगों को खिलाते थे, रईसी के समय हम लोगों को खिलाते थे। अब भगवान ने मौका दिया है कि मेहनत से फिर लोगों को खिलाए। बहू, मैं भी यही कहने वाली थी, तू जरूर सफल होगी। अगर आप सब साथ हैं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। अगले ही दिन आरती अपनी बचत के पैसे निकालती है। इतने पैसों से शुरुआत हो जाएगी। अरे, मैं बाजार में राशन लेकर आता हूँ। पूरा परिवार मिलकर रेल की बोगी को नया रूप देने लगता है। इस तरफ हमारा रहने का हिस्सा रहेगा और इस तरफ रेस्टोरेंट बनेगा। मैं सीटें साफ करती हूँ, मैं बर्तन धो दूंगी। अरे, रईसी में नौकर काम करते थे, आज अपना काम खुद कर रहे हैं, लेकिन मन को बड़ा सुकून है। कुछ ही दिनों में बोगी एक छोटे से रेस्टोरेंट में बदल जाती है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मम्मा, हमारा होटल तैयार हो गया। बर्थ वाली सीटों के बीच छोटी छोटी टेबल रख दी जाती हैं। जो भी आएगा उसे ट्रेन में बैठकर खाना खाने का मजा मिलेगा। काव्या फिर अपना कैमरा ऑन करती है। गाइस देखिए, ये हमारी रेल की बोगी वाला रेस्टोरेंट। एक तरफ हमारा छोटा सा घर है और दूसरी तरफ हमारा रेस्टोरेंट। यहाँ बैठकर आपको ट्रेन जैसा अनुभव मिलेगा और घर जैसा स्वादिष्ट खाना भी। नीरज छोटे छोटे पोस्टर लगवाता है। कम पैसों में स्वादिष्ट और साफ खाना, मजदूर, गरीब, यात्री और छात्र सभी का स्वागत है। एक बार जरूर आइए। रेलवे स्टेशन के आसपास वो पर्चियां बांटने लगता है। अरे भाई, रेल की बोगी में रेस्टोरेंट? जी, आइए एक बार खाकर देखिए। पहले दिन सिर्फ 4 ग्राहक आते हैं। दाल का स्वाद तो कमाल है। अरे भाई, इतनी कम कीमत में इतना अच्छा खाना, फिर तो रोज खाएंगे। आरती मुस्कुराते हुए सबको खाना परोसती है। अगर खाना पसंद आए तो दूसरों को भी जरूर बताइएगा। उसी शाम काव्या का व्लॉग सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाता है। गाइस, अगर कभी इस तरफ आओ तो हमारे रेल वाली बोगी वाले रेस्टोरेंट में जरूर आना। देखते ही देखते वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच जाता है। चलो इसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। वीडियो तो बहुत शानदार है। अगले दिन रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। बहू, इतनी भीड़ तो मैंने सोची भी नहीं थी। अरे, हमारी रईसी के समय भी इतने लोग एक साथ खाने नहीं आते थे। लगता है भगवान फिर से हमारी किस्मत लिख रहे हैं। भाभी, मेरा वीडियो वायरल हो गया। ये सब आप सबके साथ और मेहनत का फल है। अब हमें कोई बेघर या बेसहारा नहीं कहेगा। मम्मा, हमारा रेल वाला घर सबसे अच्छा है। बहू, जिस दिन मैंने तुझे घर से निकाला था उस दिन मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। आज तूने उसी बेघर परिवार को फिर से एक घर, सम्मान और उम्मीद दे दी है। रेल की पुरानी बोगी अब सिर्फ घर नहीं बल्कि मेहनत और आत्मसम्मान की मिसाल बन चुकी थी। समय के साथ आरती का छोटा सा रेस्टोरेंट पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। आइए भैया, बैठिए। आज गर्मा गर्म दाल, चावल, छोले और पूरी सब तैयार है। अरे बहू, पूरे इलाके में इतना सस्ता और स्वादिष्ट खाना कहीं नहीं मिलता। आप लोग मेहनत करते हैं, पेट भरकर खाइए, यही हमारी खुशी है। धीरे धीरे मजदूरों के साथ साथ आसपास के गरीब परिवार भी वहाँ खाना खाने आने लगे। अरे बेटे, भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए, तूने गरीबों का भी ध्यान रखा। आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। उधर सोशल मीडिया पर काव्या का व्लॉग तेजी से वायरल हो चुका था। यही है वो रेल वाला रेस्टोरेंट। हाँ, वीडियो में देखा था। आज लाइन में लगाकर ही खाना खाएंगे। देखते ही देखते रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन लग जाती है। गाइस देखिए, आज गरीब और अमीर सभी एक लाइन में खड़े हैं। यही हमारे रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी खासियत है। सबको नंबर से खाना मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पूरा परिवार मिलकर सभी ग्राहकों की सेवा करने लगता है। बहू, आज तो सारे बर्तन कम पड़ गए। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी धोकर लाती हूँ। हमारी बहू थकना जानती ही नहीं है। रात को सभी लोग बैठकर दिन भर की कमाई गिन रहे थे। भाभी, आज तो पहले से 3 गुना ज्यादा ग्राहक आए हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी आरती अपने ससुर से एक सवाल पूछती है। पापा जी, आप लोग हमेशा कहते हैं कि पहले बहुत अमीर थे, आखिर हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। आज समय आ गया है कि तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूं। कई साल पहले पूरा परिवार एक बड़ी हवेली में रहता था। छोटे भाई मोहन, ये सारी जमीन और दुकानें हम दोनों भाइयों की हैं। भैया, आप चिंता मत कीजिए, सारे कागज मैं संभाल लूंगा। मोहन धीरे धीरे अपने भाई का भरोसा जीतता गया। भैया, बस एक सरकारी फॉर्म है, यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा, अगर जरूरी है तो कर देता हूँ। कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आती है। देखिए माधव जी, आपने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई के नाम कर दी है। क्या?
ये कैसे हो सकता है? अब ये हवेली, दुकानें और खेत सब मेरे हैं। तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मोहन ऐसा मत करो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। मुझे किसी पर दया नहीं आती। पूरा परिवार अपना घर छोड़कर सड़क पर आ गया था। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। हमने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भगवान ने हमें सब कुछ छीन कर आरती जैसी बहू दे दी। पापा जी, ये पुराने दुख याद मत कीजिए, हम सब मिलकर फिर से सब कुछ बना लेंगे। अगले दिन शहर के दूसरे हिस्से में शोभा अपने घर में बैठी थी। सुनो, एक रेल वाला रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया है। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर खाना खाते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। एक बार चलकर देखते हैं। तभी शोभा के फोन की घंटी बजती है। अरे शोभा, चलना, हम उसी रेल वाले रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। पूरे शहर में उसी की चर्चा है। ठीक है, पहले मैं राजीव के साथ जाकर देख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शोभा, राजीव और दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अरे, इतनी लंबी लाइन! पापा जल्दी चलो ना। जैसे ही शोभा बोगी के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर काउंटर पर खड़ी आरती पर पड़ती है। ये आरती? रेल की बोगी के अंदर खड़ी आरती ग्राहकों को मुस्कुराकर खाना परोस रही थी। शोभा उसे देखकर हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? आरती यहाँ रेस्टोरेंट चला रही है। लगता है यह पूरी रेल रेस्टोरेंट है जिसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। मम्मी, मुझे यहाँ ही खाना है। नहीं, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। शोभा बिना खाना खाए ही अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाती है। अरे, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, मेरा मन नहीं है। इधर बोगी के अंदर सबने शोभा को जाते हुए देख लिया। भाभी, लगता है किसी को हमारी तरक्की देखकर बहुत जलन हो रही है। जलने वालों का काम जलना है, हमारा काम मेहनत करना। भगवान सब देख रहा है। काव्या कैमरा ऑन कर देती है। गाइस, कुछ लोग हमारी खुशी देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग जलकर चले जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। उधर घर पहुंचते ही शोभा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैं आरती को इतनी आसानी से सफल नहीं होने दूंगी। अगले दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। सर, रेलवे की बोगी पर किसी ने गैर कानूनी कब्जा करके रेस्टोरेंट खोल रखा है। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। चलिए, अभी मौके पर चलते हैं। कुछ देर बाद पुलिस और रेलवे अधिकारी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। यहाँ का मालिक कौन है? जी, मैं हूँ। आपने रेलवे की संपत्ति पर बिना अनुमति रेस्टोरेंट खोला है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरा परिवार घबरा जाता है। साहब, मेरी बहू ने कुछ गलत नहीं किया है। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। 1 मिनट सर, पहले ही कागज देख लीजिए। आरती फाइल लेकर रेलवे अधिकारी को सौंप देती है। इंस्पेक्टर साहब, ये बोगी रेलवे की आधिकारिक लीज पर इन्हें दी गई है। मतलब इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं, सारे दस्तावेज वैध हैं। ये सुनते ही शोभा का चेहरा उतर जाता है। ये कैसे हो सकता है? सर, अगर अनुमति हो तो मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। काव्या अपना मोबाइल निकालती है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी व्लॉगिंग में इतने बड़े सबूत रिकॉर्ड हो गए हैं। पहला वीडियो चलता है। हाँ मम्मी, साड़ी मैंने ही राशन के बैग में रखी है। अब चोरी का इल्जाम आरती पर लग जाएगा। बहुत बढ़िया किया बेटा। ये तो साफ सबूत है। दूसरा वीडियो चलाया जाता है। मम्मी, मैंने प्रॉपर्टी के कागज भी आरती के कमरे में रख दिए हैं। अब सासू माँ उसे घर से निकाल देगी। अब कोई ऐसे बचा नहीं पाएगा। हे भगवान, हमने अपनी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया है। शोभा, तुम इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने गुस्से में किया था, मुझे माफ कर दो। भाभी, सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। मेरी व्लॉगिंग ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। झूठी शिकायत करना, सबूत करना और साजिश रचना गंभीर अपराध है। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। 2 महिला कांस्टेबल आगे बढ़कर शोभा को हिरासत में ले लेती हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा मिली है। आरती जी, आपने पूरी ईमानदारी से लीज लेकर ये रेस्टोरेंट शुरू किया। आपकी सोच और मेहनत काबिले तारीफ है। समाज को आप जैसे लोगों की जरूरत है, जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं, गलत रास्ते से नहीं। बहू, आज फिर तूने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जिस बहू को हमने कभी समझा नहीं, उसी ने आज हमारे परिवार की इज्जत बचा ली। मुझे हमेशा से पता था कि सच एक दिन जरूर जीतेगा। मैंने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुना था। भगवान ने बाकी सब खुद कर दिया।
पुलिस शोभा को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर रेल की बोगी वाला रेस्टोरेंट पहले से भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। दूर दूर से लोग सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बल्कि आरती की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनने भी आने लगते हैं। आखिरकार आरती की मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की जीत होती है। शोभा को अपने लालच और सब्जियों की सजा मिलती है। सास ससुर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूरे दिल से आरती को अपना लेते हैं। यही सच है, मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। अगर आप आरती की जगह होते तो क्या आप इतना सब होने के बाद भी अपने ससुराल वालों को माफ करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।